कर रहे हैं हमारा कम्युनिटी मेडिसिन का सीरीज़। एंड ऑल्सो अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह फ्री में चाहिए तो यू कैन गो टू टेलीग्राम लिंक एंड उसके अंदर अपलोड करते रहते हैं टाइमिंगली। एंड यू कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ दैट स्टडी ग्रुप। एंड उसको ज्वाइन कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया है, पोस्ट के अंदर ना QR कोड डाल दिया है। यू हैव टू जस्ट स्कैन एंड यू विल बी देयर। अदरवाइज उसमें लिंक भी है, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एज वेल। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ओपन वायल पॉलिसी, इसको पता नहीं कितने पार्ट्स बनेंगे। आई ट्राई टू स्क्वीज़ इन जितने मतलब कम से कम पार्ट्स में। बट ऑल्सो इसमें ना कैलकुलेशंस वगैरह नहीं है ज़्यादा, जितनी है मैंने इंक्लूड करी है। जो भी लगेगा इसके पूरी PDF के बाद आई विल ट्राई टू कंक्लूड, अदरवाइज शॉर्ट्स बना दूंगी उसके। ठीक है, अभी हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं। ओके, ओपन वायल पॉलिसी। ओपन वायल पॉलिसी का मतलब क्या है, एक बार आपने वैक्सीन का ढक्कन खोला, उसके बाद यू कैन नॉट री यूज़ इट एंड 48 आवर्स के अंदर उसको फेंक दो। जो इसको फॉलो नहीं करते, ओपन वायल को यूज़ कर सकते हो तो फिर 4 वीक्स तक यूज़ कर सकते हो, अगर यूज़ कर सकते हो तो। ठीक है, हमारी मेनली सारी की सारी इसको फॉलो करती हैं, तभी हमारा मतलब वेस्टेज वगैरह कम हो गया ना। बट कौन फॉलो नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ योर MBJ। इसको लर्न कैसे करें पता है, बहुत आसान है। हमें ना 3 ड्रग्स बोला गया है जिसमें हमें लर्न करना है कि रिकन्स्टिट्यूएंट होते हैं इनके। एंड वो कौन कौन से ड्रग्स हैं, मीजल्स, BCG एंड जैपनीज एनकेफ्लाइटिस। एक बार तुमने किसी चीज़ को रिकन्स्टिट्यूट कर दिया, तुम उसको क्यों बार बार यूज़ करोगे, कंटामिनेशन वगैरह का चक्कर होगा ना, ऐसे लर्न कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑल्सो द ओल्ड रोटा वायरस की वैक्सीन, अभी वाली नहीं, ओल्ड वाली। और एक मैंने शायद मिक्स बैग में समझाया था, वापस से समझाती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है कैसे लर्न करना है। पहली बात तो M के अंदर हम क्या मिलेंगे, M को उल्टा कर दो, वाटर। B के अंदर हम क्या मिलाएंगे, BCG जो होता है हमारा CNS एंड डिसेमिनेटेड TB को हटाता है। एंड B के अंदर हम क्या मिला सकते हैं, हमें NS मिलाना है। जापानीज़ एनकेफ्लाइटिस वाले वैक्सीन के अंदर जो पहले की तरफ आती थी हमारी लाइव वाली RA-1414-2 वाली, वो वाली की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, वो हमें कहाँ पर, उसमें हम क्या मिलाएंगे, PBS। ठीक है, एंड रोटा वायरस जो ओल्ड होता था ना, अब कन्फ्यूजन क्या होती है, ओल्ड और न्यू में हम कैसे पहचानें। तो पहले गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि भाई देखो, इसके ऊपर ना हमें वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग वगैरह भी डालना है। एक काम करते हैं, हम ना ऊपर ढक्कन पे डाल देते हैं। तो अब ढक्कन पे डाल दिया तो इजी हो जाएगा। जैसे बहुत सारी बोतल है एक उसमें कार्डबोर्ड में, यू विल जस्ट सी कि अच्छा हाँ, इसके वैक्सीन सर्कल जो है वो मैच कर रहा है या फिर डार्कर है अंदर वाला, मतलब कि इसको डिस्कार्ड कर दो। बट अब उसकी कंडीशन क्या होती है वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग की, यू हैव टू सी कि एक्सपायरी ना हो। लोगों को आलस आया, लोगों ने देखा कि ठीक है सर्कल वर्कल नहीं मिल रहे, ठीक है मतलब ठीक है दे दो। तो अब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये तो बहुत चालू बन रहे हैं तो उन्होंने उसको शिफ्ट करके वापस से लेबल पे डाल दिया, क्योंकि लेबल पे अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम एक्सपायरी भी देख लोगे ना, इतना क्या आलस करोगे। ठीक है, तो इसलिए अब हमारी नई वाली जो रोटा वायरस है उसको हमने लेबल के ऊपर डाल दिया। तो पुराने वाली जो है वो फॉलो नहीं करती थी, लेकिन नई वाली करती है। तो बस ये हमारी 4 ड्रग्स है जो इसको फॉलो नहीं करती, 48 आवर्स के अंदर हमें इसको फेंक देना है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब नई वाली हमारी आई है जेनेवैक। जो हमारी पहले वाली थी वो लाइव थी। ठीक है, वो रिकन्स्टिट्यूट वगैरह बहुत झंझट थे। अब जेनेवैक किल्ड है एंड इंट्रामैस्कुलर देते हो। इंट्रामैस्कुलर हम सारी कहाँ देते हैं, लेफ्ट साइड पे, ये भी हम साइड पे अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट्स हमारे हर एक के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो MMR जो होता है हमें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कर सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कर सकता है, सब कुछ T से कर रहा है। ठीक है, MMR में देखो एक ईजी ट्रिक बताती हूँ। MMR क्या कहते हैं, मीजल्स क्या करेगा, कॉप्लिक स्पोर्ट्स कौन सा कलर कहते हैं, ब्लू। तो ब्लू कलर कैसे आता है, हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है तो पर्पुरोपैटिक मतलब ब्लू साइज साइंस नहीं हो जाते हैं स्किन कलर पे, तो वैसे हम लर्न कर लेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एंड T से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया याद है, प्लेटलेट का कम होने, तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी याद आ जाएगा। ठीक है, ईजी हो गया। DPT जो है हमारा वो हाइपोटोनिक हाइपर रिस्पॉन्सिव करता है। बेसिकली इसमें जो पर्ट्यूसिस है ना, मेन कल्प्रेट वो है, और हमें तीनों को साथ ही देना होता है। तो हम क्या करेंगे, हमने अब तीनों को साथ देना है, तो फिर पर्ट्यूसिस में ना इमेजिन कर लो कुछ ना कुछ दिमाग से रिलेटेड हो रहा होगा, तो हाइपोटोनिक हाइपर रिस्पॉन्सिव ऐसे याद हो जाएगा। टेटनस का वैक्सीन अगर लगवाते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, एब्सेस बन जाता है। एब्सेस बन गया तो इंसिजन एंड ड्रेनेज कर दिया। ठीक है, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स में पढ़ा भी है मिक्स बैग में कि हम कभी कभी इंसिजन एंड ड्रेनेज करते हैं। चलो याद आ गया तो बता देती हूँ कि हम डेंजर एरिया के अंदर इंसिजन एंड ड्रेनेज कभी नहीं करेंगे, और फेस। ठीक है, लेकिन अब अगर तुमने गलत जगह पर लगा दिया तो ब्रेकियल न्यूराइटिस भी हो सकता है। तो बाजू की बात करिए, ब्रेकियल की बात करिए, तो आप समझ जाना। फिर आता है हमारा इन्फ्लुएंजा का तो फेमस है हमारा GBS। ठीक है, 17D येलो फीवर वाला होता है। ये क्या करता है, हमारा विसरोट्रॉपिक डिजीज़ कराता है, मतलब लीवर का, येलो लीवर जॉन्डिस 17। ठीक है, याद रखना। फिर IPV VAPP कराता है इसलिए। और एक OPV का जो P2 वाला स्ट्रेन है ना, वो पहले ना VDPV कराता था। कैसे लर्न करें, P2 मतलब 2,
पोलियो का दूसरा स्ट्रेन VD, D मतलब 2, तो P2 कराता है, और इसमें हम स्विचिंग करते हैं। स्विचिंग हमारी हो चुकी है, अभी VAPP जो है उसको उसके लिए हम मतलब ये इतने खतरनाक होता है, शिफ्टिंग करवा रहे हैं हम, OPV से IPV पे आ रहे हैं, एंड शिफ्टिंग में टाइम लगता है। तो इसको लर्न कैसे करेंगे? आपको किसी ने बोला स्विच ऑन करो तो आप तुरंत कर देंगे। अब आपको किसी ने बोला इस घर से निकल के दूसरे घर में चले जाओ, इट विल टेक टाइम, राइट? तो शिफ्टिंग टेक्स टाइम, स्विचिंग इज डन ईजीली, तो इट हैज़ बिन डन, ठीक है। ईजी तो नहीं होता लेकिन हमने कर दिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है हमारा DPT का कॉन्ट्रा, हम DPT के बारे में बोल रहे थे ना, हाइपर रिस्पॉन्सिव होता है। तो इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होती है? एक्टिव सीजर्स हो, एनकेफेलोपैथी हो, फीवर बहुत ही ज़्यादा 40 से ज़्यादा हो गया, इनकॉन्सोलेबल क्राई है, मतलब जान निकलने जितना रो रहा है, एंड नॉट अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज सेरिब्रल पैल्सी, बिकॉज वो एक्टिव नहीं है ना, सेरिब्रल पैल्सी हो गई तो हो गई, तो अब वापस थोड़ी ना होगी। तो एक्टिव में सीजर्स, एनकेफेलोपैथी मतलब अभी इन्फेक्शन हो रहा है, एनकेफेलाइटिस वाला, ठीक है। फीवर एंड हमारा इनकॉन्सोलेबल क्राई आर कॉन्ट्रा इंडिकेशन। फिर आता है कैचअप वैक्सीनेशन। कैचअप वैक्सीनेशन 1 ईयर में आएगा हमारे सारे, BCG, पेंटा, PCV, रोटा, ठीक है। फिर आते हैं हमारे 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के अंदर आएंगे MMR, OPV एंड विटामिन ए। विटामिन ए, MMR एंड OPV 5 साल। और देखो HIV को B को 6 इमेजिन करो तो 6 ईयर्स याद आ जाता है। 7 ईयर्स में आता है DPT, ठीक है। तो सारे के सारे हमारे मेनली रोटा, PCV, BCG 1 ईयर में आ गए। फिर MMR, OPV, विटामिन ए, HIV भी इसके साथ भी लर्न कर लो तो 5th के साथ इट्स ओके। DPT को 7 साल याद रखना है, ठीक है, उसी में खेलते हैं हमारे साथ। नेक्स्ट देखते हैं साइट। साइट में ईजी है, एक आप अपना राइट आर्म को उठाओ, ठीक है, तो वहाँ पर क्या बोलो, IMBJ फेमस ट्रिक है ना, लेकिन उसको अप्लाई करना नहीं आता हमें, इसलिए हमारे क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो राइट आर्म एंड लेफ्ट साइड, ठीक है, ये ऊपर हम आर्म्स की बात कर रहे हैं, तो राइट आर्म के अंदर हमारा लगेगा IM, ठीक है, एंड लेफ्ट साइड में BJ, ठीक है। IMBJ, इसको ऐसे डिवाइड करना है। उसके बाद फर्दर हमें कैसे डिवाइड करना है, ऊपर वाले जो है वो इंट्राडर्मल होते हैं, बाकी सबक्यूटेनियस हो गए हमारे, ठीक है। हम क्योंकि बाजू में लगा रहे हैं तो सबक्यूटेनियस वगैरह ईजी रहेगा। IM के लिए हम नीचे प्रेफर करते हैं हमारा थाइस, ठीक है, एंड थाइस में भी राइट थाई में सिर्फ एक ही ड्रग लगती है, दैट इज़ योर PCV। बाकी हमारी कहाँ पर लगेगी, एंड बाकी हमारी सारी लगेगी लेफ्ट थाई पे, ठीक है। अब IMBJ को कंप्लीट करते हैं वापस से। राइट हैंड हमने उठाया, हमने बोला IM, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड से बोला BJ। तो अब ऊपर वाली जो I और B हैं वो दोनों इंट्राडर्मल लगेंगी। इसमें भी ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि इसकी सेकेंड डोज IPV की यहाँ लगेगी वहाँ लगेगी, हमें ओवरऑल लर्न करना है, तो फिर ये चल जाएगा काम। एंड MMR, अगर तुम कन्फ्यूज़ हो कि IM कैसे आएगा तो I मिस्टर ऐसे करके आप राइट साइड से ऐसे हाई बोल रहे हो, ऐसे इमेजिन करना, ठीक है। ऊपर वाली दोनों के दोनों चली जाएगी, ऐसे आपको याद हो जाएगा कि IM को हमें ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ज़रा भी सोच लिया ना कि IMBJ ऐसे करो तो सारा सर्कल ना ऐसे सर्कल हो जाएगा ठीक है। तो इसलिए वापस से बोलते हैं, IM राइट साइड, फिर BJ लेफ्ट साइड, IM और B जो है ऊपर वाला हमने लिया तो इंट्राडर्मल, नीचे वाले सबक्यूटेनियस हो गए, एंड ऐसे ही IM मिस्टर तो राइट साइड वाला हो जाएगा। राइट थाई हमारा PCV हो गया। PCV का बूस्टर कब देते हैं? PCV एंड IPV का दोनों का बूस्टर हमारा 9 मंथ्स में जाता है, मीजल्स वगैरह के साथ, ठीक है। जैपनीज एनकेफ्लाइटिस भी, अच्छा जैपनीज एनकेफ्लाइटिस कैचअप में कब आएगा? 15 ईयर्स, क्योंकि वो तो वैसे भी वहीं तक दे सकते थे ना, इसलिए। अब हमारा हीट सेंसिटिव एंड फ्री सेंसिटिव की बात करते हैं। हीट सेंसिटिव का मतलब क्या है, उसको हीट नहीं लगनी चाहिए। फ्री सेंसिटिव का मतलब क्या है, उसको फ्रीज नहीं लगना चाहिए। तो अब हमारा जो रेफ्रिजरेटर हमारे पास जो भी है उसके नीचे आइस लगी होती है, तो हम फ्री सेंसिटिव को रखेंगे क्या वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे हम हीट सेंसिटिव को रखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये हमारा सबसे नीचे जाएगा और सबसे ऊपर जाएगा फ्री सेंसिटिव। अगर आपको एग्जांपल याद है और आपको ये पूरा फ्रिज बनाना आता है तो यू विल बी एबल टू डू इट, ऐसे टेंशन की बात नहीं है। तो हम फ्री सेंसिटिव को लर्न करते हैं। फ्री सेंसिटिव मतलब बड़ी ठंड है बाहर, तो बड़ी ठंड में क्या होएगा, हमारा हेपेटाइटिस B आएगा, DPT आएगा, ठीक है। बड़ी ठंड, ठीक है, DPT का आप ये T ले लो और उसके बाद इसका B ले लो। फिर उसके बाद आता है हमारा रिकन्स्टिट्यूटेड। देखो असल में अगर हम देखें रिकन्स्टिट्यूटेड BCG जो है वो बहुत हीट सेंसिटिव होता है एज़ कम्पेयर टू OPV, बट OPV लर्न रहे तो भी इट्स ओके, OPV के बाद BCG आएगा, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए बोल रही हूँ ध्यान से देखना, ठीक है। एंड इस B में और इस B में कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। तो हमारा बड़ी ठंड का जो हेपेटाइटिस B है वो आता है फ्री सेंसिटिव, इसलिए हम उसको कहाँ रखेंगे? सबसे ऊपर रखेंगे,
एंड सब हीट सेंसिटिव वाले को नीचे रखेंगे, दैट इज़ योर OPV सबसे नीचे रहता है हमारा फ्रिज के पास, ठीक है, ओके। और हीट सेंसिटिव को हम फ्रिज के पास रखते हैं तो ये बर्फ़ मान लो, कुछ भी कर लो, मतलब आप अपने लॉजिक लगा सकते हो, मेरे को ऐसे लर्न है। नेक्स्ट चलते हैं टेटनस पे। तो टेटनस जो होता है हमारा, उसको 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। पहले तो क्लीन अनक्लीन हो गया, ईजी हो गया। उसके बाद लेस देन 5 ईयर, 5 to 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स एंड अननोन। अगर लेस देन 5 ईयर आपने पूरी वैक्सीन ले रखी है, पूरा का पूरा प्रेगनेंसी में ली, कैसे भी ली, तो क्लीन अनक्लीन कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, कुछ नहीं लेने की ज़रूरत। 5 to 10 ईयर्स में अगर आपने मतलब हो गए हैं तो आपको एक डोज देनी पड़ेगी। अगर मोर देन 10 ईयर्स हुए, आपने पूरा लिया था लेकिन मोर देन 10 ईयर्स हो गए, तो आप क्या करो, TD दे दो, साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे अनक्लीन के अंदर, एंड अननोन है तो पूरी सीरीज़ देनी पड़ेगी, ठीक है, साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन। यू विल बी एबल टू डू इट इम्यूनोग्लोबुलिन को इमेजिन करके, मतलब ऐसे बोलना कि बहुत पुरानी बात है ये तो, कि तुमने वैक्सीन ली थी तो इट्स ओके, वी विल गिव 1 डोज। हम वैसे भी एक डोज देते हैं ना, अगर किसी को कोई चोट आएगी तो वी विल बी लाइक कि हॉस्पिटल में जाके एक डोज लगवा लेना, तो दैट इज़ वट वी आर सेइंग। लेकिन अगर अननोन है, उसने जाके बोला कि पता नहीं डॉक्टर साहब मैंने कब लगाया था, तो आपको क्या करना है, आपको पूरी सीरीज देनी है, दैट इज़ 1 मंथ के गैप पे 2 डोजेस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हेल्थ वर्कर। डिज़ास्टर्स के होते हैं तो उसमें हेल्थ वर्कर को वैक्सीन देनी होती है, तो हेल्थ वर्कर को कौन सी देंगे? पहली बात तो सिर्फ मास्क के लिए हम मीज़ल्स देते हैं, कोई भी एज हो कुछ भी हो हम सबको मीज़ल्स दे सकते हैं। बट अगर हमारा ये हुआ MMR हो जाएगा ना, मीज़ल्स का मतलब, और हेल्थ वर्कर को चाहिए तो टाइफॉइड, कोलरा, हेपेटाइटिस बी तो आपको भी लेने को बोला ही होगा। अगर आप मतलब फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में जाना है तो हॉस्पिटल एक्सपोजर बढ़ जाता है ना आपका, तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ले लो, 0 मंथ 6 मंथ्स होती है, एंड ये ले लेनी चाहिए, ठीक है। फिर टाइफॉइड एंड कोलरा की बात रही, वो भी ले लो। लेप्टोस्पायरो जो होता है ना, वो उसके केसेस इंक्रीज़ होते हैं जब हमारे जूनोटिक बीमारी की हम बात करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रैट का यूरिन वगैरह मिक्स हो जाता है ना पानी में बेचारा, तो फिर इसके कारण बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कन्फाउंडर्स। देखो अब इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया। कन्फाउंडर्स का मतलब क्या होता है कि ना, आपकी जो स्टडी है उसको एक फैक्टर जो कि हमारे ईटियोलॉजी को भी बढ़ा रहा है एंड डायरेक्टली बीमारी को भी कर रहा है, बीमारी को भी बढ़ा रहा है, ठीक है। इसका अच्छा एग्जांपल मुझे नहीं पता लेकिन मैं बनाकर बता देती हूँ। मान लो कि कोई बीटल च्यूअर है, मतलब वो ऐसे जर्दा वगैरह खाता है, ठीक है, एंड वो दारू भी पीता है, एंड वी आर नहीं, दारू छोड़ो, स्मोकिंग करता है, जर्दा खाता है, एंड वी आर ऑब्जर्विंग द केस फॉर लंग कैंसर। तो देखो हमारी स्मोकिंग जो है वो रिस्क बढ़ाती है हमारे लंग कैंसर का, लेकिन जो हमारा जो जर्दा खाना है वो भी तो बढ़ाता है। तो जो पेशेंट्स जिन्होंने हमारे स्मोकिंग नहीं करते लेकिन जर्दा खाते हैं, तो फिर वो लोग भी तो हमारे ज़्यादा पॉजिटिव आएंगे ना फॉर लंग कैंसर। तो ये तो काफ़ी अनफेयर स्टडी हो गई, मतलब तुमने फिक्स नहीं किया, पहले सोचा नहीं इस बारे में कि हमारा जो कन्फाउंडिंग फैक्टर है प्रेजेंट, तो फिर वो ना एग्रीवेट कर सकता है हमारे रिजल्ट को इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईटियोलॉजी। तो कोई सेंस नहीं बना। हमने क्यों स्टडी स्टार्ट करी थी? हमने सोचा था स्मोकिंग एंड लंग कैंसर के बीच में रिलेशन देखेंगे, बट बीटल कैंसर ने सारा का सारा स्यापा कर दिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एट द टाइम ऑफ डिज़ाइन जब हम शुरू करने जा रहे हैं स्टडी, रैंडमाइजेशन कर दो। तुम देखो ही मत कौन खा रहा है जर्दा कौन नहीं खा रहा, तुम रैंडम ही सिलेक्ट कर दो। मतलब तुम्हारे पास 50-50 की लिस्ट आई कि ये लोग जो है स्मोकिंग करते हैं, ये नहीं करते हैं, तो तुमने रैंडमली क्या किया, वो सिलेक्ट कर लिए कि चलो 25 स्मोकर्स, 25 नॉन स्मोकर्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ बीटल खा रहे थे नहीं खा रहे थे। तो इसमें क्या हुआ, एक्सटर्नल वैलिडिटी तुम्हारी बढ़ गई, ठीक है। तो फिर अब उसके बाद कन्फाउंडर कम हो गया। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम मैचिंग में हमने क्या किया, हमने जो स्मोकर्स नॉन स्मोकर्स 50-50 चुनने, 50-50 में से 25-25 चुनने थे, राइट, 25 चुनने थे। तो हमने क्या किया, सब के सब जर्दा खाएंगे तो ही मैं अपनी स्टडी करूँगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन मतलब विदाउट जर्दा खाने वाले ले लिए, तो दैट इज़ ए रिस्ट्रिक्शन। या तो मैचिंग कर दो, रिस्ट्रिक्शन कर दो, रैंडमाइजेशन कर दो। फिर उसके बाद आता है एनालाइजिंग के टाइम पे। अब तुमने स्टडी कर दी, अब तुमने मुझे स्टडी दे दी है, अब मैं क्या करूँगी कि भाई इसने तो पागल वाली स्टडी करी है। बट मेरे को जब उसने कान में डाल दिया कि भाई ऐसे कन्फाउंडिंग फैक्टर था, तो मैं स्ट्रैटिफिकेशन कर सकती हूँ। मैं ना क्या करूँगी, क्लब बना लूँगी उनका सबका, और फिर उसके बाद स्ट्रैटिफिकेशन करके उसमें से निकाल लूँगी लोग कि हाँ ठीक है ऐसे ऐसे करती हूँ। और रिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि मैं थोड़े से ना रिग्रेसिव कर रही हूँ, अपने थोड़े से लोग को हटा रही हूँ। रिस्ट्रिक्शन पहले होता है, रिग्रेशन बाद में। तो अगर आप वर्ड्स को ध्यान देंगे तो फिर समझ आएगा। रिस्ट्रिक्शन मतलब आपने पहले ही थोड़ा कम कर दिया कुछ, रिग्रेशन मतलब आपने एलिमिनेट करा है बाद में, स्टडी होने के बाद। मल्टीवेरिएट एनालिसिस कर सकते हो। एंड डिलीशन नहीं होता कुछ भी, डिलीशन का मतलब स्टडी को हटा देना, वो सब नहीं आता इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं,
इंसिडेंट्स एंड प्रेवलेंस। इंसिडेंट्स मतलब हमारे कोहोर्ट स्टडी से निकालते हैं, एंड क्रॉस सेक्शन स्टडी से हमारा प्रेवलेंस पता चलता है। कोहोर्ट स्टडी से हमारे इटियोलॉजी इंसिडेंट्स पता चलता है, एक्यूट डिसीज़ की कर सकते हो आप, एंड एफिशिएंसी ऑफ ट्रीटमेंट भी पता चल जाता है, एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट भी पता चलती है। जबकि प्रेवलेंस क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, क्रॉनिक डिसीज़ का करते हैं हम एट अ टाइम। तो आई हैव डन वन क्रॉस सेक्शनल स्टडी इन ICMR, दैट इज़ लाइक सोरियासिस के ऊपर थी, तो दैट वाज क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिसीज़ जो होता है वो हमारा प्रेवलेंस बताता है कि भाई कितना फैला हुआ है। मान लो अगर किसी ने बोला कि हमारे 10 इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज़ योर कि अभी अभी बीमारी फैल रही है, ठीक है। आज का इंसिडेंस क्या है, RR करके होता नहीं था, कोविड के टाइम पे बताते थे। उसके बाद हमारा था प्रेवलेंस। प्रेवलेंस मतलब TB के हमारे पास 1000 केसेस हैं, तो उससे पता चल रहा है कि ओहो कितने सारे हमारे पास लोग ही 5000, उसमें 1000 लोग TB हो गया, तो मैग्नीट्यूड बर्डन पता चल गया ना हमारा कितना है। फिर आता है स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट एंड स्ट्रेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्टैटिस्टिक्स सिग्निफिकेंस जो होती है वो हमारी होती है chi-square वगैरह के साथ, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारी रेशियो बताती है, ठीक है। ये याद रखना, ये फंसाएंगे इसके बीच में। क्वालिटेटिव स्टडी हो रही है तो आपका chi-square आ गया, क्वांटिटेटिव स्टडी हो रही है तो हमारा स्टूडेंट T, पेयर T, एनोवा, ये सब आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइन। ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइन में अगर तुम्हें ऑब्जर्वेशन करनी है, फिर तुम्हें एक हाइपोथेसिस बनाना है, ठीक है, तो दैट विल बी योर डिस्क्रिप्टिव स्टडी, ठीक है। केस सीरीज, केस स्टडी, ये सारे इसके एग्जांपल होते हैं। अगर तुम्हें कोई टेस्ट करना है तो यू विल एनालाइज इट एंड देन टेस्ट ना, तो ये ऑब्जर्वेशन होगी। तुमने कोई इंटरवेंशन नहीं दी, इंटरवेंशन दोगे मतलब कि दवाई वगैरह दी, तो दैट इज़ योर RCT, जो कि हम फार्मा में पढ़ेंगे, ठीक है। इकोलॉजिकल को हम बोलते हैं जिसमें पॉपुलेशन हमारी सब यूनिट होती है, कोरिलेशन। बाकी सब में पॉपुलेशन नहीं होती, बाकी सब में इंडिविजुअल स्टडीज़ होती हैं। फिर उसके बाद एक होता है कोहोर्ट, केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शन, RCT। थोड़ा आइडिया आपको लग गया होगा। क्रॉस सेक्शन तो हमारी स्नैपशॉट है, प्रेवलेंस बताती है कि इस टाइम पे मैंने लोगों की फ़ोटो खींची एंड उसमें से कितने लोग बीमार हैं, तो दैट इज़ योर क्रॉस सेक्शन, इस समय पे इतने लोग। और उसके बाद आता है कोहोर्ट। कोहोर्ट में आता है RR में इंसिडेंस, मतलब बेसिकली हम कैसे रिलेशन निकालते हैं इस बार, रिलेटिव रिस्क रेशियो, रिलेटिव रिस्क एंड इंसिडेंस हमें पता चलता है कोहोर्ट से, एंड नेचुरल हिस्ट्री पता चलती है, एंड ईटियोलॉजी की किस कारण हुआ था, दैट इज़ योर केस कंट्रोल, ठीक है। केसेस भी दोगा, कंट्रोल भी दिए होंगे। अब हम उनसे पूछेंगे कि बताओ कि आपको बीमारी कैसे हुई, तो ये सब हमारा ईटियोलॉजी बताएगा, ठीक है। रेयर डिसीजेज़ के लिए हम करते हैं, उसके लिए भी अभी हम टेबल पढ़ेंगे तो हमारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। RCT के अंदर ना एक खास बात है, ऑब्जर्वेशन स्टडी में नहीं, बस इसमें बताने के लिए लिखा है कि आप ना इसमें ड्रॉप आउट्स को इंक्लूड भी कर सकते हैं, नहीं भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारी कोहोर्ट स्टडी है ना वो बहुत लंबी स्टडी होती है, उसके अंदर ना एट्रीशन बायस वगैरह होती है कि लोग चले जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, जबकि हमारा बर्गसोनियन वगैरह ये सारा केस कंट्रोल के अंदर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं रैंडम सिलेक्शन एंड रैंडमाइजेशन के बारे में बात करते हैं। हमने अभी कन्फाउंडिंग फैक्टर में क्या बोला था, रैंडमाइजेशन। रैंडम सिलेक्शन एंड सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, इंटरनल वैलिडिटी के लिए होता है। इंटरनल मतलब आप सारे इन्वेस्टिगेटर बैठे हो, आप सबको पता है कि हाँ ये फेयर हो रहा है, अपनी अपनी मन के लिए आपने क्या किया, रैंडमली सिलेक्ट किया, ठीक है। एंड सैम्पलिंग जो है आपने ऐसे कर दी, सैम्पलिंग का मतलब रैंडम लोग ले लिए, तो आप रिसर्चर्स के बीच में आएगा कि हाँ कोई भेदभाव नहीं हुआ। लेकिन अब हमें लोगों को भी दिलासा देना है कि भाई मेरी स्टडी सच्ची में अच्छी है, यू कैन वैलिडेट इट। कैसे, अब लोग कैसे मानेंगे, जब आप इक्वली रैंडम एलोकेशन करोगे। एलोकेशन का मतलब चूज़ करना, या फिर रैंडमाइजेशन जिसको हम बोलते हैं कि हाँ देखो मैंने ना क्या किया, मैंने इसको चुन लिया, मैं अब उसको चुन लेता हूँ, तो लोगों के सामने आके आपने जनता में से चूज़ किया, दैट इज़ योर रैंडमाइजेशन या फिर रैंडम एलोकेशन, ठीक है। लोकेशन पे आकर चूज़ किया लोगों के आगे, दैट इज़ योर एक्सटर्नल वैलिडिटी, ठीक है। सैम्पलिंग तो आप बैठे बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स में कर रहे हो, एंड रैंडम सिलेक्शन का मतलब ये हुआ जो इन्वेस्टिगेटर्स को पता है, तो आपके सबके बीच में मतभेद नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट RRR के मूवी का नाम नहीं, ये रिलेटिव रिस्क रिडक्शन है, इसमें पढ़ लो। तो रिलेटिव रिस्क रिडक्शन में क्या करते हैं हम, रिलेटिव रिस्क, अच्छा ओड रेशियो आपको पता है ना। देखो पहली बात तो कोहोर्ट के अंदर O आ रहा है हम मानते हैं, बट उसमें हम रिलेटिव रिस्क निकालते हैं। केस कंट्रोल के अंदर ओड रेशियो निकालते हैं, सबसे पहले तो याद रख लो। तो कोहोर्ट का नाम सुनते हैं आपका मन करेगा ओड्स रेशियो, नहीं, ठीक है, क्रॉस निमोनिक टाइप में याद रख लो। तो हमने क्या किया, रिलेटिव रिस्क निकाल लिया। रिलेटिव रिस्क में से वन में से माइनस किया तो उसको बोलते हैं रिलेटिव रिस्क रिडक्शन। इसका मतलब कि आपकी जो ड्रग है वो कितनी इफेक्टिव थी। एब्सोल्यूट रिलेटिव रिस्क का मतलब होता है कितने लोगों को बेनिफिट हुआ। वो हम कैसे निकालेंगे, इंस इन एक्सपोज माइनस इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज। फिर आता है हमारा नीड टू ट्रीट, मतलब एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, दैट इज़ योर नीड टू ट्रीट,
ठीक है, 1/, एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन कर देना। पहली बात तो इंसिडेंस, इसकी ना मैं वीडियो ही बना दूंगी, दैट विल बी बेटर, क्योंकि इसमें नहीं समझ आएगा वरना बाद में बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, रेयर डिसीज़ होती है उनके लिए होता है केस कंट्रोल, रेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए होता है हमारा नेस्टेड केस कंट्रोल। देखो केस कंट्रोल है दोनों जगह से, डिसीज़ कर रहे हो तो देखो केस कंट्रोल का मतलब क्या, केस है, कंट्रोल है, रेयर डिसीज़ है, रेयर इन्वेस्टिगेशन बोल दिया तो नेस्टेड आ गया, ठीक है, ऐसे लर्न कर लो। मल्टीपल आउटकम निकल सकते हैं हमारे कोहोर्ट के, बिकॉज यू आर फॉलोइंग अप द केस, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक। एंड मल्टीपल एक्सपोजर मतलब आपने क्या किया, किसी को स्मोकिंग शुरू करी, आपने उनको ऑब्जर्व किया, अच्छा इसके अंदर कैंसर हुआ, तो हो सकता है उसको लंग कैंसर की बजाय ओरल कैंसर हो जाए, कुछ भी हो सकता है। दैट इज़ योर मल्टीपल आउटकम। मल्टीपल एक्सपोजर्स यू कैन सी बाय केस कंट्रोल, जैसे कि आपने क्या किया, आपने लंग कैंसर वाले पेशेंट को ले लिया, नॉर्मल पेशेंट्स को ले लिया, अब आपने उनकी दिनचर्या पूछी, तो एक ने बोला कि हाँ भाई मैं तो हमेशा स्मोकिंग करता था, एक ने बोला मैं तो हमेशा ना अल्कोहल पीता था, मैंने तो कभी स्मोकिंग ही नहीं करा, लेकिन हाँ मैं फैक्ट्री के पास रहता था। तो हमें पता चला कि अच्छा तो ये फैक्ट्री के पास रहता था, डस्ट से भी होता है ऐसे। इम्पेयरमेंट होता है, अच्छा ये तीन ना बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, इसको देखते हैं। इम्पेयर मतलब फंक्शनली इम्पेयर्ड, ठीक है। डिसेबल मतलब नॉट एबल टू डू योर रेगुलर वर्क। हैंडीकैप मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, अगर कोई बंदे को कुछ नहीं हुआ लेकिन वो फिर भी एम्प्लॉयड नहीं है तो लोगों को लगता है वो हैंडीकैप है, हाथ पैर नहीं है क्या, काम कर, ऐसे बोलते नहीं है। इम्पेयरमेंट मतलब फंक्शनल का इम्पेयरमेंट होना। फिर आता है आइसबर्ग फिनोमेना। आइसबर्ग फिनोमेना, एक चट्टान बनी होती है, एक लाइन दे देते हैं, फिर बोलते हैं बताओ कौन नहीं दिखाता है, मतलब जितने केसेस आएंगे वो सरफेस पे आ जाएंगे। दैट इज़ योर एम टी आर मसाला ठीक है। तो मीजल, टेटनस, रेबीज़ और रुबेला में बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो देखो रुबेला के जो केसेस है वो अलग बात है, रेबीज़ कुत्ते ने काटा और वो उसको इन्फेक्शन हुआ तो सामने आएगा भाई, बहुत दौड़ दौड़ के सामने आएगा वो केस। हाइड्रोफोबिया होता है, इतना सीवियर केस होता है, तो फिर इससे सब लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ इसको कुत्ते ने काटा था। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे हमारा मीडियन, हाँ इसके इनके बीच में ना बहुत कन्फ्यूजन होता है कि क्या होता है। मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है इन 50% ऑफ केसेस कितनी दिनों में ये बीमारी है। जैसे कोविड के टाइम में हम सारे पीछे पड़े थे ना, बताओ उसका इंक्यूबेशन पीरियड बताओ, तो इंक्यूबेशन पीरियड का मीडियन अगर पूछे तो वो 50% केसेस में कब कब हमारी डिसीज़ आई इन्फेक्शन होने के बाद, फिर कॉन्टैक्ट में आने के बाद। फिर उसके बाद जनरेशन टाइम मतलब मैक्सिमम इन्फेक्शन पैथोजन के अंदर घुसने के बाद कब आया। फिर आता है हमारा सीरियल इंटरवल मतलब प्राइमरी केस एंड सेकेंडरी केस में कितना गैप है। ये मीना है, इसको ध्यान से देखो, ये हमारी यूनिसेफ की है, ये तोते के साथ खड़ी होती है, बच्चे तोतों के साथ खेलते हैं, ये खुद ही बच्ची है, ठीक है। बाकी हमारी जो सपना, स्पर्श, ये सारे नाम हैं वो लेप्रोसी से रिलेटेड है। फिर आता है हमारा NPV, नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का मतलब क्या होता है, सेंसिटिविटी, एंड इसको बोलते हैं 1 - फॉल्स नेगेटिव। इसको पता कैसे लर्न करें, नेगेटिव मतलब मैंने अभी जो बोला सेंटेंस उसको समझाती हूँ। देखो न एंड अगेन आपको दिखा न, लेकिन ये भी देख लेना 1 - क्यों, क्योंकि वो फॉल्स है, झूठा न, ठीक है। ऐसे इसको देखेंगे प फिर प, लेकिन इसको पूरा देखो 1 - प है क्योंकि वो झूठा प है। समझ आया। नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, सेंसिटिविटी 1 - फॉल्स नेगेटिविटी की होती है, एंड फॉल्स प्रेडिक्टिव वैल्यू, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड स्पेसिफिसिटी 1 - फॉल्स पॉजिटिव के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ना आपको गॉसियन कर्व में बहुत हेल्प करेगा। हमारा जो कर्व है उसमें सेंसिटिविटी मतलब गॉसियन नहीं, उसमें ओवरलैपिंग जो कर्व नहीं होते हैं, हम कंपेयर करते रहते हैं, तो उसमें बहुत हेल्प करेगा। फिर चलते हैं हम सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, जो तो उनको नहीं फ़र्क पड़ता कितने लोग हैं, ठीक है। एंड जबकि हमारे वो होते हैं मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, एंड इनवर्सली होता है NPV, क्योंकि ये सारे जो अगेंस्ट चलते हैं ना, मतलब ये बढ़ा तो ये घटेगा, ऐसे ये बढ़ा तो फिर ये घटेगा, सब ऐसे अपोजिट होता है। इसलिए एक लर्न कर लो, प्रेवलेंस एंड PPV एक साथ होते हैं। मतलब देखो इसका मतलब क्या है, प्रेवलेंस मतलब जितनी ज़्यादा बीमारियाँ आएंगी उतनी ज़्यादा हमारे जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आने की संभावना है। बट क्या उससे हमें फ़र्क पड़ता है कि टेस्ट कितना सेंसिटिव है एंड स्पेसिफिक है, उसको नहीं फ़र्क पड़ता इस चीज़ से कि कितनी बीमारियाँ हैं। लेकिन हो सकता है देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि जितना ज़्यादा प्रेवलेंस है उतना हमारा पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है, जितनी ज़्यादा बीमारी फैल रखी है। मतलब अगर आपने इस सेंटेंस को वापस से सुनेंगे ना तो आपको समझ आएगा। इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज इट्स ओके यू लर्न इट। फिर आएगा हमसे स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब हाई सेंसिटिविटी होनी चाहिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है हमारा हाई PPV होना चाहिए, ठीक है।
तो कैसे लर्न करें? स्क्रीनिंग का तो आपको समझ आएगा, जितना ज़्यादा सेंसिटिव उतना जल्दी हमें पता चल जाएगा। लेकिन डायग्नोसिस के लिए हमारा पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए उसकी, ठीक है। प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी होती है हमारी, प्रेवलेंस बताती है। पोस्ट टेस्ट हमारी पॉजिटिव। देखो जहाँ पे भी हम ना टेस्ट की बात कर रहे हैं, एक तो स्क्रीनिंग में हम की बात करते हैं, बाकी सब जगह पे हमारा पीपीवी एंड प्रेवलेंस की बात कर रहे हैं। तो टेस्ट से पहले हम सोच रहे हैं कि कितनी ज़्यादा हमारे टेस्ट पॉजिटिव आएंगे, बीमारी कितने ज़्यादा लोगों की निकलेगी, जितने लोग बीमार हैं प्रेवलेंस से पता चलेगा। पोस्ट टेस्ट के बाद हमारा पीपीवी बताएगा, यही तो हमने अभी पढ़ा था। और क्या पढ़ा था कि प्रेवलेंस पे कौन डिपेंड होता है? हमारा पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, ठीक है। एंड इसका मतलब क्या हुआ कि टेस्ट से पहले हमें अनुमान लगाना है कितने टेस्ट पॉजिटिव आएंगे। वो हमने बोला कि भाई देखो कितनी बीमारियाँ फैल रखी है, अच्छा 1000 मतलब बहुत सारे आएंगे। टेस्ट के बाद हमें प्रत्यक्ष को प्रमाण मिल गया, मतलब पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू हमारी हाई हो गई। फिर आ गया हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट होती है हाई सेंसिटिविटी। डायग्नोस्टिक टेस्ट में होता है हमारा हाई पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, ठीक है। फिर आते हैं सीरीज़ एंड पैरेलल। देखो इसमें ना लॉजिक लर्न करने की जरूरत नहीं है, एक सीधा एग्जांपल देते हैं। सीधा एग्जांपल ये है कि पैरेलल टेस्ट में आपको, सीरीज़ में टेस्ट मतलब यूएसएमएलई का स्टेप 1 क्लियर करो, फिर 2 करो, फिर 3 करो, फिर 4 करो। इसमें कितने लोग पास होते हैं? बहुत कम, है ना, क्योंकि इतने सारे टेस्ट होते हैं, एक में भी फेल हुआ वापस से तैयारी करके फिर करो। तो सीरीज़ में जो टेस्ट होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, ये गलत लिखा है, उस सीरीज़ के टेस्ट में हाई स्पेसिफिसिटी होती है, ठीक है, इसको मैं ठीक कर दूंगी। हाई सेंसिटिविटी, हाई स्पेसिफिसिटी होती है। तो इसको लर्न कैसे करेंगे? सिर्फ स्पेशल लोग जो होते हैं यूएसएमएलई का टेस्ट पास करते हैं, एंड वो फिर अच्छे, मतलब हाई स्पेसिफिसिटी होगी, कम लोग सिलेक्ट होंगे, बट स्टिल होंगे तो वो बहुत अच्छे सिलेक्ट होंगे, ठीक है। एंड पैरेलल टेस्ट में इसलिए हाई सेंसिटिविटी आ जाएगी। ये उल्टा लिखा है, एग्री, इसको मैं नीचे कमेंट में हाईलाइट कर दूंगी। आरओसी जो होता है वो हमें परफॉर्मेंस के लिए बताता है। परफॉर्मेंस में हमारा क्या होता है, हायर टू वाई इज पेशेंट एंड बेटर। मतलब आरओसी का मतलब क्या होता है कि एक ना, जैसे इसको ग्राफ मान लो, ठीक है। अब इसमें ना ऐसे कर्व बना दिया, अब ये कर्व बनाने के बाद वाई एक्सिस तक हमें पहुंचना है एक पॉइंट तक, उसको बोलते हैं आरओसी परफॉर्मेंस के लिए बताता है। कैपलाइन जो होता है वो स्टेप्स जैसा होता है, ठीक है। तो स्टेप्स होता है सर्वाइवल के लिए। तो मैंने कैसे लर्न किया, कैपलाइन मेयर होता है कल्पना चावला, और उसके सर्वाइवल की बात करते हैं ना हम, कि वो जिंदा थी कि नहीं थी। तो ऐसे कल्पना, कैपलाइन और सर्वाइवल। मीडियन जो होता है वो लीस्ट अफेक्टेड होता है बाय आर एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। आईसीडीएस के बारे में चलते हैं। आईसीडीएस में क्या होता है कि हमारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के अंडर आती है। इसके अंदर बहुत सारे लोग इंक्लूड होते हैं, लेकिन बेनिफिशरीज ये सिर्फ इनको देगा। इंक्लूड कौन कौन होते हैं? हमारे लैक्टेशन, प्रेगनेंसी, रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल, बच्चे 6 मंथ से लेके 6 साल तक, एंड एडोलिसेंट गर्ल्स। एडोलिसेंट बॉयज़ नहीं होते, ठीक है। तो हमारा अब क्या होगा, ओनली फॉर फूड, मतलब फीमेल तो सारी एज में है इसके अंदर इंक्लूड। एंड चाइल्ड जो 6 मंथ से 6 साल तक हैं उनको हम खाना देंगे। प्रेग्नेंट या लैक्टेशनल मदर उनको देंगे, एंड अगर सीवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन हुआ इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज उसको भी देंगे। असल में इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं वो बच्चे। तो अब हमें कितना देना है? अब तुम ऐसे इमेजिन करो, एक छोटा बच्चा है, वो तुम्हारे पास आया है, ठीक है, उसको तुम्हें पैसे देने हैं, तो तुम उसको 500 रुपये दे दो। अगर प्रेग्नेंट है तो उसके पास एक और छोटी सी जान है उसके अंदर, तो उसको 600 रुपये दे दो। अब बेचारा इतना ज़्यादा मैल न्यूट्रिशन में है, उसको 800 रुपये दे दो, ठीक है। अब प्रोटीन की बात करते हैं, 15, 20, 25 ऐसे ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये क्या क्या कवर करता है? न्यूट्रिशन को, इम्यूनाइजेशन को, स्कूल ड्रॉप आउट्स को कम करना है इसको, एंड साथ में रेफरल भी करता है अगर कुछ ज़्यादा बीमार हो ना। फिर आती है हमारी आरबीएसके के अंदर क्या होता है, उसके लोगों में लिखा होता है। तो ये किस चीज़ के लिए नहीं है हमें याद रखना है, 36 बीमारियों को इंक्लूड करता है, लेकिन जॉन्डिस, न्यूनेटल, ग्लोकोमा, विटामिन के, विटामिन सी, इन सबको इंक्लूड नहीं करता। तो पता है ग्लोकोमा को क्या बोलते हैं लोकल, अगर तुम देखो तो आँख का बीपी, तो वो उसके अंदर ही लेकर चल रहा है। विटामिन के एंड विटामिन क मतलब सी भी आ जाएगा, ठीक है। जॉन्डिस को भी इंक्लूड नहीं करता। फिर आता है ब्लाइंडनेस एंड इम्पेयरमेंट। देखो अभी ये क्वेश्चन भी आया था एनआईसीटी में। तो ब्लाइंडनेस होता है हमारा बेस्ट विजुअल एड के साथ तुम जब देख रहे हो बेटर आई के अंदर, तो वो अगर लेस देन 3/60 है, दैट इज़ योर ब्लाइंडनेस। इम्पेयरमेंट मतलब लेस देन 6/18, ठीक है। फिर मिशन परिवार विकास के अंदर क्या है, हमने डीएमपीए क्या होता है, आंत्रा के नाम से मिलता है, सी से सी, सेंट क्रोमन छाया, हम ये देते हैं। जबकि नई पहल जो है उस किट के अंदर हम क्या करते हैं, एक कॉटन बैग के अंदर डाल के इमरजेंसी पिल, निरोध, कॉन्डम, और उसके बाद यूपीटी,
एंड माला एन देते हैं, ठीक है। इसके अंदर इमरजेंसी पिल भी आएगी, ये भी याद रखना है। माला एन निःशुल्क होती है, इसलिए हम देते हैं, 9 से निःशुल्क। यूपीटी टेस्ट दे दिया एंड कॉन्डम दे दिया। फिर उसके बाद आता है फैक्ट्रीज़ एक्ट। फैक्ट्रीज़ एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमें लेस देन 14 ईयर्स के बच्चों को काम देना ही नहीं है। 15 to 18 ईयर्स है तो उसको चेकअप करो, ठीक है। तो अब उसका चेकअप मतलब कि क्या, उसका फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करो, 6 AM से लेके 7 PM के बीच में 4.5 आवर्स के लिए यू कैन गिव देम वर्क, जस्ट 4.5 आवर्स पर डे, ठीक है। इस टाइमलाइन के बीच में 7 बजे के बाद नहीं पूछोगे आप उनसे, और ना ही 6 बजे से पहले बुला सकते हो। एंड लीव एवरी 15 डेज़ देनी है, और वो अगर हो सकता है कि वो 40 लीव्स को एक साथ इकट्ठा करके एक साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अडल्ट की। अडल्ट में आता है मैक्सिमम हमारा कितना काम करना है। तो तुम ऐसे इमेजिन करो, 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से 2 दिन को गायब कर दो, मतलब 48 आवर्स के लिए गायब कर दो। अगर वो ओवर टाइम भी कर रहे हैं तो 60 घंटे से ऊपर नहीं कर सकता। एंड पेड मैटरनिटी लीव्स कैसे होती है, प्राइमरी है तो 26 वीक्स तक ले सकती है। सेकेंड बच्चा है, 2 बच्चे हैं उसके पास, या अडॉप्ट कर रही है बच्चे को, तो 12 हफ्ता। फिर आता है हमारा एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर। एम्प्लॉई मतलब काम करने वाले, उनके कितना वेज काटेंगे हम, 0.75, ठीक है। एंड जो एम्प्लॉयर है उसका कितना काटेंगे, एम्प्लॉयर का 3.25। तो बेसिकली आपको एक लर्न करने के बाद याद रखना है टोटल 4 बनना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा, क्योंकि ना बहुत कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पे 7.5 दे देंगे, कुछ दे देंगे, तो आपको बस ये एक याद रख लो, छोटा वाला याद रख लो, 0.75, ठीक है। सिकनेस के लिए हम कितना वेज देते हैं, 91 डेज़ के लिए टोटल 70% वेज देते हैं। एक्सटेंडेड सिकनेस मतलब कि टीबी वगैरह हो गया तो 2 साल तक 80%, ठीक है। 2 का मल्टीपल हो रहना ये 8, इसलिए। एंड डिपेंडेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, देखो डिसेबलमेंट है, डिसेबलमेंट टेम्परेरी टाइप की हुई तो, या फिर अगर कोई बीमार हो गया बिकॉज ऑफ द फैक्ट्री हैज़ार्ड, कुछ भी हुआ एंड वो काम नहीं कर पा रहा, या फिर सारे लोग उस पर डिपेंड थे, तो हम 90% ऑफ वेज देंगे तब तक। अगर परमानेंट हो गई है तो फिर फुल उम्र तक तनख्वाह जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि देखो कितनी सीवियर बात है, तो हमें 90% तो देना पड़ेगा ना। उससे सीवियर बात देखो गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन्हांस्ड सिकनेस दिया है। इन्हांस सिकनेस का मतलब पता है क्या होता है, कोई सिक नहीं है वो, उसको ट्यूबेक्टमी एंड वैसेक्टमी करा दिया है एंड फुल वेज दे रहे हैं, मस्त छुट्टियाँ, ठीक है। एंड वैसेक्टमी के बाद ना 3 महीने के बाद चेक करना होता है उसको वापस से, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि वाइफ एंड हस्बैंड दोनों जाके, मतलब क्या होता है, वैसेक्टमी करेंगे तो 7 दिनों की छुट्टियाँ मिलेंगी फुल तनख्वाह, एंड ट्यूबेक्टमी करवाएंगे तो 2 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी फुल तनख्वाह। तो ऐसा नहीं है कि अभी पति जाके करा के आए फिर पत्नी, उन दोनों में से कोई एक ही कराना चाहिए, ठीक है, उनको मिलेगी तनख्वाह, दोनों नहीं करा सकते, इस स्कीम के तहत नहीं करा सकते, मन मर्जी तो जो मर्जी करो, ठीक है। इसको रिपीट करते हैं हम। सिकनेस, ये सारा इंपॉर्टेंट है। सिकनेस हुई 70% वेज, ठीक है। एंड एक्सटेंडेड सिकनेस मतलब टीबी वगैरह तो उसका मल्टीपल आ रहा है, एक्सटेंडेड मतलब आगे तक लेकर गए हैं। डिसेबलमेंट डिपेंडेंस में 90% दे दिया, और 15,000 जो है ना उसके फ्यूनरल पे देते हैं, ठीक है। इन्हांस्ड हमें पता चल गया फुल वाला। ये है हमारा आरोग्य वो है ना योजना, आयुष्मान भारत। तो इसमें हम 5 लाख रुपए पर ईयर देते हैं सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर के लिए, ये नहीं प्राइमरी केयर के लिए चले गए, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर में देंगे। जैसे कि वो एडमिट हो गया पेशेंट वगैरह तो फ्री का इलाज, उसमें 5 लाख रुपए देंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ फैमिली से। गवर्नमेंट को थोड़ा मतलब है कितने लोग हैं, चाहे देखो पहले ही गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग को प्रमोट कर रहा है, उसके बाद भी अगर बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं फिर कुछ है, तो वो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ऑलरेडी कह रहा है कि तुम कम बच्चे करो, और इसलिए गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं करता इस चीज़ को कि सिर्फ इतने मेंबर होने चाहिए। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैमिली साइज अपनी तरफ से उसने खुला बोल दिया कि भाई पहले फैमिली प्लानिंग करते, तो इस हिसाब से आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम ये करते हैं, नेक्स्ट वीडियो अब कल बनाएंगे। SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या होते हैं। तो मैटरनल मोर्टालिटी, फिर उसके बाद आएगा न्यूनेटल मोर्टालिटी, अंडर 5 आसान है, उसमें 5 आ रहा है तो 25, ठीक है। हमें 2030 तक इसको अचीव करना है। RTA को कितना घटाना है, हाफ एक्सीडेंट्स करेंगे। प्री मेच्योर डेथ जो है उसको 1/3 कर देंगे हम, इतनी फैसिलिटी कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद मैटरनल मोर्टालिटी कितना, देखो मदर बच्चे के साथ रहती है, तो मदर हमेशा बच्चे के साथ में रहती है, लेस देन 70। नियोनेटल मोर्टालिटी रेट में मैंने बहुत फुदू किया है लेकिन मतलब अच्छी है। नियोनेटल मोर्टालिटी रेट में क्या होता है कि अगर नियोनेट बच्चा पैदा हो गया उसके बाद वो मर गया, इसकी क्राइटेरिया क्या होता है, 0 to 7 डेज़, उसके बाद फिर 7 के बाद भी 28 डेज़ तक होता है। तो हमने वो बच्चा मर गया तो फिर क्या होगा कि पेरेंट्स के शक्ल के 12 बज जाएंगे कि अभी तो था, इतना प्यारा बच्चा था वो चला गया, ठीक है। फिर प्री मैच्योर वाले में 1/3 हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।